हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिसमें आप सभी को 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो यह 30 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं, जो सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वह यूपीएससी के एग्ज़ाम रहे हों, चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम हो रहे हों, चाहे आरओ, एआरओ, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है। और ये जो 30 प्रश्न हैं, ये आगामी जितने भी परीक्षाएं होने जा रहे हैं उनमें आने की जो है इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के ये टॉप 30 प्रश्न जो है। ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। त वर्ग आप सभी जानते हैं, जैसे पहला जो क, ख, ग, घ अंग जो होता है, यह आपका क वर्ग में आता है। ठीक है। फिर इसके बाद होता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। फिर होता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर होता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बताना है कि जो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। मूर्धा, ए ऑप्शन है मूर्धा, बी है दंत, सी है ओष्ठ और डी है कंठ। तो मित्रों, आपको बताना है कि जो है त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, यह आपका जो है कौन सा हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी जो त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, यह आपका दंत होता है। ठीक है। चलिए, आप देख भी सकते हैं कि जैसे त वर्ग में क्या क्या आते हैं, त, थ, द, ध, न। समझ में आया। तो यह जो है दंत के, इनको बोलने के लिए, इनको उच्चारण जो स्थान करने के लिए जो है, उच्चारित करने के लिए हमको जो दंत की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए इनको जो तवर का जो उच्चारण स्थान है, यह दंत में रखा गया। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। अभी अभी मैं आपको भी बताया है कि प वर्ग में क्या आता है, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो मित्रों, प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, यह हम मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि इनको बोलने के लिए हमको जो है ओठों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना ओठों के सहायता से हम प वर्ग का उच्चारण स्थान नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इनका जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ होता है। जैसे प, अब अगर दोनों ओठ न सटने पाए, आप बोलिए प बोल पाएंगे, भ बोलेंगे तो बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे ना। तो इसी प्रकार से जो है प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, यह आपका ओष्ठ होता है। ठीक है। जैसे प, फ। ठीक है। तो ये सभी जो जितने भी चीज़ें हैं, तो इनको बोलने के लिए जो है हमको ओठों की सहायता लेनी पड़ती, इसीलिए जो है प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह आपका ओष्ठ हो जाएगा। ओके। तो चलिए, इसका जो है आपका जो है सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग में आपका जानते हैं कि जैसे च हो गया, छ हो गया, ज, झ, ञ। तो ये आपके च वर्ग के उच्चारण स्थान हैं। मतलब कहने में च वर्ग के अंतर्गत आते हैं वर्ण। लेकिन च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, वह आपका किससे होता है, तालु से होता है कि ओष्ठ से होता है कि कंठ से होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, वह आपका जो है तालु से होता है। किससे होता है, तालु से होता है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं भाई, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और हमारे जो वर्णमाला में जो वर्ण कितने हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, तो वह आपका जो है कितना है, 52 है। कितना है, कुल वर्णों की संख्या जो है वह आपके 52 है। ठीक है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, वह आपका जो है इसमें से ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं मित्रों, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यानी 5 नंबर है कि छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है। ठीक है। तो यह कौन सा व्यंजन है, इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन है कि उष्म व्यंजन है कि तवर्गी व्यंजन है कि डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है।
तो आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन है। तो इसमें जो है आपका यह पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा कि जो छ और त्र और ज्ञ हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए पहले भी हम बता चुके हैं, इसको ध्यान से देखेंगे, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ और आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अपना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग, सभी भाई बहनों के पास, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और देखिए चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 है आपका कि पुस्तक कौन सा शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो ए ऑप्शन है तद्भव, बी ऑप्शन है तत्सम, सी ऑप्शन है देशज और डी ऑप्शन है विदेशज। तो हम आपको भी बता दिए हैं कि जो तत्सम शब्द होते हैं यह सीधे संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। कैसे लिए गए शब्द हैं? जो संस्कृत के सीधे वर्ड हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो संस्कृत से लिए गए शब्द को माने हिंदी के तौर में डायरेक्टली न बोलकर उनको अलग से उनका रूप परिवर्तन किया जाता है। जैसे हम आग क्या है आपका? यह आपका जो है तद्भव है, लेकिन इसी को हम अग्नि की जब कहते हैं तो यह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पुस्तक कौन सा शब्द है मित्रों? तो पुस्तक जो है आपका ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम है। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि आग कौन सा शब्द है? आग, अभी आपको बताए हैं कि जो आग है, जैसे आग को हम एक और शब्द से बोल सकते हैं जैसे अग्नि। ठीक है, तो अग्नि जो है यह तत्सम शब्द है, लेकिन आग जो है यह तद्भव शब्द है। तो आप यहाँ पे सीधे देख रहे हैं कि आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी तद्भव हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, और लेकिन आग का जो तत्सम होगा वह अग्नि हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो पृथ्वी है यह आपका जो है तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल को बताना है कि टेबुल कौन सा शब्द है, कैसा शब्द है, देशज है कि तद्भव है कि विदेशज है कि डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो सी 9 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी टेबुल जो है यह आपका जो है विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है आपका कि नाक कौन सा शब्द है? नाक कौन सा शब्द है? तो ए ऑप्शन है यौगिक है, बी ऋण, सी योग ऋण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो नाक होता है यह आपका जो है ऋण शब्द है। कैसा शब्द है? ऋण शब्द है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? ए ऑप्शन है समूहवाचक, बी ऑप्शन जातिवाचक, सी ऑप्शन व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। तो मित्रों अब समूहवाचक का मतलब क्या होता है? जैसे जहाँ पर हम समूहों की बात करते हैं वह आपका समूहवाचक, जैसे आपके आर्मी हो गए, कक्षा हो गए, ठीक है, सेना। तो इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति से कोई सेना होता है, सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं तब सेना होता है। कक्षा में जैसे एक बच्चे होने से कक्षा नहीं बनता है, तो उसमें ढेर सारे बच्चे रहते हैं क्लास में तभी कक्षा होता है। ठीक है, तो वह समूहवाचक की बात हो गई। जातिवाचक जहाँ पर हम किसी जात की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जात एक फूल है आपका। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है यहाँ पे जहाँ पर किसी व्यक्ति की बात होती है, विशेष व्यक्ति की बात होती है। भाववाचक जैसे ईमानदारी हो गया आपका, एक प्रकार का भाववाचक है। ठीक है, बुढ़ापा ये, ठीक। तो फूल जो है आपका यह एक प्रकार का जो है जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फूल न तो समूह है, न तो व्यक्ति है, न तो भाव है, सिर्फ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 बताना है आपको कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो ईमानदारी होता है आपका यह आपका कैसा है? यह आपका भाववाचक है संज्ञा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है
लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है? तो ए ऑप्शन ऋण, बी यौगिक, सी ऑप्शन योग ऋण, डी कह रहा है कि ये सभी। तो लंबोदर जो है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश की बात हो रही है। ठीक है, तो जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये जो है कौन सा है, योग ऋण है। ठीक है, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो यह आपका योग ऋण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 14 है। सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सा संज्ञा है? ए ऑप्शन है भाववाचक, बी ऑप्शन है समूहवाचक और सी ऑप्शन है द्रव्यवाचक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो सोना होता है यह एक प्रकार का द्रव्य है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या रखा गया है, किस में रखा गया है? द्रव्य में रखा गया है। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, सभी द्रव्यवाचक में आते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 15 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, मैं कौन सा पुरुष हूँ? ठीक है, मैं कौन सा पुरुष हूँ यहाँ पे जो है बताना है। उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष, सी कह रहा है कि अन्य पुरुष, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो मैं जो है यह कौन सा पुरुष है? तो यह आपका जो है उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 है कि आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आपको बताना है कि निश्चयवाचक, बी ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, सी ऑप्शन है निजवाचक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, आपको पता होगा कि आप कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें से हम पहले भी बता चुके हैं, ये आपका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? तो पुष्प जो है यह आपका जो है तत्सम है। ठीक है, अगर इसका तद्भव बताना है तब क्या हो जाएगा? फूल। समझ में आ गया नहीं? पुष्प एक प्रकार का तत्सम है, लेकिन पुष्प को हम फूल जब कहते हैं तो यह आपका जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पुष्प जो है कौन सा शब्द है? तो यह आपका तत्सम हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 हम लोग देखते हैं। ख्याल जो है, यहाँ पे ख्याल है लेकिन ख्याल होना चाहिए। ख्याल कौन सा शब्द है? देशज है कि विदेशज है कि तद्भव है कि इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, जो ख्याल होता है यह आपका जो है विदेशज है। कैसा शब्द है? यह आपका विदेशज हो जाएगा। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 19 नंबर देखते हैं हम लोग। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ जो है कौन सा शब्द है? देशज है कि विदेशज है कि तत्सम है कि इनमें से कोई नहीं? देशज है कि विदेशज है कि तत्सम कि इनमें से कोई नहीं? तो जो तेंदुआ होता है मित्रों, यह आपका जो है कौन सा शब्द होता है? तो यह एक प्रकार का जो है आपका देशज है। ठीक है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 हम लोग देखते हैं कि गोल विशेषण है। गोल कौन सा विशेषण है? ए ऑप्शन कह रहा है सार्वनामिक विशेषण है, बी कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण है, सी ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, आपको बताना है कि गोल कौन सा विशेषण है। तो गोल जो है यह आपका जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही है आपका कि गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग कि कोई विशेषण है। कोई शब्द कौन सा विशेषण है? आपको यह बताना है कि जो कोई लिखा है, कोई कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि जो कोई शब्द है यह कौन सा विशेषण हो जाएगा आपका? तो यह जो है आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कोई शब्द जो है यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 22 है आपका। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? अब बताइए, तुम जा रहे हो तो ये तो वर्तमान की बात हो रही है, सीधे मालूम चल रहा है। तुम जा रहे थे तब क्या हो जाता है आपका? भूतकाल। तुम जा रहे होंगे ना, तो यह आपके भविष्य की बात कर रहा है। तो तुम जा रहे हो तो सीधे मालूम चल रहा है कि जो है आपका यह आपका कैसा काल है? यह वर्तमान काल है। ठीक है, तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 22 का ए ऑप्शन सही है, वर्तमान काल। ठीक है, नाग कौन सा लिंग है?
नाक कह रहा है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि दोनों है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों है, ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो पुल्लिंग है सॉरी नाक जो है यह एक प्रकार का क्या है, स्त्रीलिंग है। नाक कैसा लिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक, ओके। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 24 है, इसमें पूछा गया है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के कि 6 कि 8। ठीक है, तो समास मित्रों जो होते हैं वह आपके कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक, अब कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। देखो 6 समास 6 प्रकार के हो गए नहीं हो गए, इनके नाम पता हो गया ना। अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो समास कुल कितने प्रकार के हो गए मित्रों, सभी जो है समास जो है 6 प्रकार के हो गए। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है नवयुवक कौन सा समास है, नवयुवक। ठीक है, तो नवयुवक में आपका ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास है, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। तो मित्रों जो आपका जो नवयुवक है यह आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन यानी दिन दिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है बहुव्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है कि अव्ययी भाव है कि द्विगु है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो प्रतिदिन जो है आपका यह कौन सा समास हो जाएगा, तो यह आपका जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 हम लोग देखते हैं। देशभक्ति कौन सा समास है, देशभक्ति कौन सा समास है। ए ऑप्शन है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व और डी है द्विगु। ठीक है, आप जानते हैं तत्पुरुष समास है। देशभक्ति कौन सा समास है, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। अगर इसको हम करेंगे, इसका जो समास विग्रह करेंगे तो आप देखेंगे देशभक्ति का मतलब होता है देश के लिए भक्ति, यानी यह आपका जो है सिर्फ बताना है तत्पुरुष समास है। ठीक है, और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है तत्पुरुष समास में यह कौन सा समास है होगा। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, समझ में आ गया ना। तो इसमें आपको बताना है कि जो है देशभक्ति कौन सा समास है, तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष में यह कौन सा समास होगा यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है नीलकंठ कौन सा समास है, नीलकंठ कौन सा समास है, कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है कि अव्ययी भाव है कि इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो नीलकंठ है, तो नीलकंठ जो है यह कर्मधारय भी होता है बहुव्रीहि, लेकिन जब दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं तो यह आपका जो है बहुव्रीहि समास सही माना जाता है। ठीक है, तो नीलकंठ कौन सा समास है इसमें, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाप पुण्य कौन सा समास है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। ठीक है, तो आप सीधे देख रहे हैं बीच में इसका एक ट्रिक है द्वंद्व समास का कि बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो यह आपके सीधे बता दिए हैं आपको ट्रिक, यह सीधे आपको मालूम चल जाएगा यह कैसा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और चलिए आज का जो है लास्ट प्रश्न है। ठीक, तो दोपहर कौन सा समास है, दोपहर, 3 पहर, 4 पहर, अठन्नी, दुअन्नी, चौवन्नी, एकन्नी। जब ऐसे शब्दों की बात होती है जहाँ पे प्रथम संख्यावाचक होता है, जो प्रथम शब्द क्या होता है, प्रथम वर्ण जो है संख्यावाचक होता है, तो आप सीधे पकड़ जाइएगा द्विगु समास होगा। ठीक है, तो मित्रों दोपहर कौन सा समास है आपका, तो यह आपका जो है द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आपका। ओके, तो चलिए यह आपके जो है ये 30 प्रश्न कैसे लगे आप सभी को, इस कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
तो मित्रों, आप लोग अपने विचारों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये आपका अपना अधिकार है, ठीक है। और यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अपनी तैयारी ऐसे अच्छे से करते रहिए, सफलता मिलना तय है, ठीक है। ओके।